सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा जाए और सबसे बड़ा टॉपिक ग्रुप 2 का ब्रांच अकाउंटिंग। जिसने ब्रांच अकाउंटिंग सीख ली उसने लगभग सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। ब्रांच के साथ डिपार्टमेंट भी है, दोनों मिलते जुलते हैं। डिपार्टमेंट बुक्स के अंदर पहले दिया हुआ, ब्रांच बाद में दिया हुआ है। मैं आपको रिवर्स ऑर्डर में कराऊंगा, पहले ब्रांच कराऊंगा फिर डिपार्टमेंट। एक्चुअली क्या है, डिपार्टमेंट में भी वही मेथड डिस्कस किए जो ब्रांच में किए थे, लेकिन डिपार्टमेंट में उनको बिना सिस्टमेटिक वे में कर दिया गया और ब्रांच में सिस्टमेटिक वे से किया है। तो इसलिए हम जब ब्रांच कंप्लीट कर लेंगे तो फिर डिपार्टमेंट करेंगे तो हमें जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम उसी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में कर लेंगे, बस नाम थोड़े से फर्क। अब सबसे पहले ब्रांच क्या होता है, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। मीनिंग ब्रांच का क्या होता है, देखो ये एक अपना व्यापार बढ़ाने का तरीका है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाए, व्यापार को एक्सपैंड करे। तो ब्रांच एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप अपने व्यापार को, बिजनेस को बढ़ा सकते हो। कैसे? आप अलग अलग जगह अपनी ब्रांचेस खोलिए। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट हो जाता है हेड ऑफिस ब्रांच। हेड ऑफिस की पोजीशन फादर जैसी हो जाती है और ब्रांच की पोजीशन सन जैसी हो जाती है। तो मतलब बच्चे हो गए ब्रांच और उन सबको मैनेज करने वाला क्या हो गया, हेड ऑफिस। यानी हेड ऑफिस ब्रांच फादर सन रिलेशन जैसा हो गया। और डिपार्टमेंट में क्या होता था, सब बराबर के होते थे, तो वो भाई भाई जैसा रिलेशन हो गया, ब्रदर ब्रदर। और यहाँ क्या हो गया, बाप बेटे वाला रिलेशन। तो हेड ऑफिस हो गया फादर वाली पोजीशन पे और ब्रांच हो गया सन वाली पोजीशन। तो इसमें दो तरह की ब्रांचेस होती हैं। अगर हम देखें, एक ब्रांच होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरी ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ब्रांच में क्या फर्क है? जो आपकी डिपेंडेंट ब्रांच हो जाती है ना और एक इंडिपेंडेंट, ये जो डिफरेंस है ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है। अकाउंटिंग डिफरेंस यहां पर ले रहे हैं। तो डिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जिसके रिकॉर्ड्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस, और ये हो जाता है इंडिपेंडेंट जब सेपरेट रिकॉर्ड्स फॉर ब्रांच आर मेंटेन। आया दोनों में डिफरेंस समझ? तो ये जो डिफरेंस है वो बेसिकली कौन सा डिफरेंस है, अकाउंटिंग डिफरेंस। यहां हम कह रहे हैं कि भाई डिपेंडेंट ब्रांच में उसके सारे रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस। और इंडिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच अपने रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करेगी, बकायदा अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगी, तभी तो इंडिपेंडेंट हुई। जैसे एक हम पार्टनरशिप फर्म का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, प्रोप्राइटरशिप का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसमें कैपिटल अकाउंट होता है ना, तो ब्रांच क्या करती है, कैपिटल अकाउंट की जगह हेड ऑफिस अकाउंट खोल लेती है। वो एक प्रकार का उसका कैपिटल अकाउंट हो गया। तो प्रॉपर सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। पर जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसमें रिकॉर्ड्स किसके पास मेंटेन होते हैं, हेड ऑफिस के पास। तो ब्रांच के मैनेजर का काम तो ये होता है, रोज जाए ब्रांच पे, उसको संभाले, शाम को पैसा इकट्ठा करे, हेड ऑफिस जाके दे आए, खर्चों के लिए उनसे पैसा रख ले, बस। डेली रिपोर्टिंग होगी, एक तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ हेड ऑफिस काम है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, आपकी डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। और डिपेंडेंट जो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हेड ऑफिस हो गया वो डिपेंडेंट हो गया, और जो अपने रिकॉर्ड सब मेंटेन करेगा वो इंडिपेंडेंट। अब मेथड्स कौन कौन से सजेस्ट किए डिपेंडेंट ब्रांच के, हमारे 3 मेथड सीखने। एक कहलाता है आपका स्टॉक एंड डेटर मेथड, दूसरा कहलाता है ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड, तीसरा कहलाता है ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएड। और इंडिपेंडेंट ब्रांच के 2 मेथड होते हैं, एक पार्शियल इनकॉर्पोरेशन, दूसरा फुल इनकॉर्पोरेशन। पार्शियल में क्या होता है और फुल में क्या होता है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो डिपेंडेंट ब्रांच में कितने मेथड सीखने हमने, 3, और इंडिपेंडेंट में 2, कुल मिला के 5 मेथड्स का ये चैप्टर हो गया। ये इकलौता चैप्टर है जो 3 चैप्टर के बराबर है समझो, क्योंकि इसमें फॉरेन ब्रांच भी है। तो पहले आप अब बात करते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम की। ध्यान दे जरा, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हम ये 8 अकाउंट्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
मैक्सिमम 8 अकाउंट्स है, इसमें से ये 4 अकाउंट्स तो मस्ट है। अगर क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो आप ये 4 अकाउंट बताएंगे। आइए मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करता हूँ, सब अकाउंट्स की हल्की हल्की आपको जानकारी देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये अकाउंट हमें ये बताता है कि ब्रांच के पास जो हम माल भेज रहे हैं और जो उससे रिसीव कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है। मूवमेंट ऑफ स्टॉक विद ब्रांच, मूवमेंट ऑफ स्टॉक विद ब्रांच। ब्रांच के पास इतना ओपनिंग स्टॉक है, इतना माल हेड ऑफिस से आया, इतना उसने कैश बेच दिया, इतना उसने क्रेडिट बेच दिया, ये सब बातें हमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट बताएगा। दूसरा अकाउंट है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये ब्रांच के डेटर्स का मूवमेंट बताएगा। ये नॉर्मल डेटर अकाउंट ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्रांच के डेटर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ब्रांच डेटर्स अकाउंट। इसी प्रकार तीसरा आ गया ब्रांच कैश अकाउंट। नॉर्मल कैश अकाउंट है, मूवमेंट ऑफ कैश विद ब्रांच वो बताएगा। अब ये जो है ना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये थोड़ा आपके लिए एक डिफरेंट नेम है। ये एक्चुअली हम बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, अर्न्ड बाय ब्रांच। ब्रांच ने क्या प्रॉफिट लॉस निकाला, यानी आप कह सकते हो अपनी देसी भाषा में कि ये उसका P&L अकाउंट है। क्या है? P&L अकाउंट। फिर ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, नाम बता रहा है एक्सपेंस अकाउंट है, कभी कभार जरूरत पड़ती है बोला हो तो। ब्रांच एसेट्स, जो ब्रांच के लिए स्पेसिफिकली हमने एसेट्स खरीदे हैं उनकी डिटेल। फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा ना, तो वो गुड्स सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेल्स अकाउंट है, ध्यान से देखो। हेड ऑफिस का देखा जाए उसके लिए तो ये क्या है? सेल्स अकाउंट, हेड ऑफिस के लिए। पर अगर हम ब्रांच के एंगल से देखें, दिमाग लगाइए, उसके लिए कौन सा अकाउंट है? ये परचेज, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं समझे? गुड्स सेंट टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा, ये उसकी डिटेल है। और एक ये अकाउंट होता है जिसको हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट बोलते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो कुल मिला के मैक्सिमम कितने अकाउंट हमें बनाने पड़ सकते हैं? 8। कॉन्सेप्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस। देखिए, आम आदमी को किसी की भी बात करें, सबकी एक ही समस्या है, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों। इस पे एड्स भी बने हुए, रिन की झंकार। मतलब क्या हुआ कि हर आदमी इस बात से परेशान है कि दूसरा क्या कमा रहा। इंसान को इस बात की खुशी नहीं उसके पास क्या है, उसको इस बात की दुख ज्यादा है कि दूसरे के पास क्या है। आप अपने भी एग्जाम्पल फिट कर लीजिए, मुझ पे कर लीजिए, किसी पे भी कर लीजिए। आपने मान लीजिए नई होंडा सिटी खरीदी और आप बड़े खुश हैं, भाई साहब घर जा रहे हैं, मैंने भाई साहब आज होंडा सिटी खरीदी है, आज नई एकदम अपनी पसंद कलर की, पहुंचूंगा, आस पड़ोस वाले लोग कितने खुश हो जाएंगे। और आपने जैसे ही घर पहुंचे गाड़ी पार्क की और आपके सामने वाले ने खट से उसी वक्त नई सिविक पार्क कर दी। फिर देखिए आपका मूड कैसा होगा, आपको लगेगा बेकार ही हो गया यार, आपको शेयर करने का मन नहीं करेगा। मैं ये अच्छा है या बुरा है के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। हम ये चर्चा नहीं कर रहे कि अच्छी बात है या बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है, आदमी का मूड स्पॉइल हो जाता है। आपका रिजल्ट आया, आपको पता चला भाई साहब आपको उम्मीद थी 80% आएंगे, आपके आगे भाई साहब 94%, आप खुशी के मारे फूले नहीं मारे। इतनी देर में आपके दोस्त के 95 आए भाई साहब, आपका तो क्या यार, एक और आ जाता है। नहीं, वो 3 इडियट का एक डायलॉग नहीं है, दोस्त फेल हो जाए तो यार बड़ा दुख होता है, और अगर कहीं फर्स्ट आ जाए तो दुख की सीमा ही नहीं रहती, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। यानी कॉम्पिटिटिवनेस हमारे यहाँ, तो उसी के ऊपर एक्चुअली ये पॉइंट बना है जिसकी लोग चर्चा नहीं करते हैं। मैं आपको इसका लॉजिक समझा रहा हूँ। होता क्या है, जैसे हमने सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने अर्पित को अपनी ब्रांच का मैनेजर बना दिया, छोटी ब्रांच है, ये मैनेज कर रहा है आराम से। अब मेरे को कोई गुड्स आते हैं 100 रुपये के, मैं इसको 100 रुपये के भेज देता हूँ, बता देता हूँ भाई 100 रुपये कॉस्ट है, और इससे कहता हूँ 150 का बेच दे, ये 150 का बेच देता है। अब इसको पता चल गया ना कि गुड्स कितने के आते हैं, 100 के, और बिकते कितने के, 150 के। तो हर वक्त इसके दिमाग में ना एक स्ट्रेस रहेगा, यार मैं अपना काम में शुरू कर लूँ, यार ये तो मैं भी ला के बेच सकता हूँ। कर पाएगा नहीं पाएगा ये दूसरा विषय, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। मालिक कोई परेशान करेगा, सर मेरी सैलरी कम है, मेरे को कमीशन भी दिया करो, सर देखो मैं 100 की चीज़ आपकी 150 में बिकवा देता हूँ, मुझे 10 बातें बोलेगा।
तो इसलिए क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, कहते हैं भैया कॉस्ट बताओ ही मत स्टाफ। वो क्या करती है, 100 का माल 150 पे इनवॉइस कर देती है। तो जितनी भी बुक्स में एंट्री होंगी वो 150 के हिसाब से होंगी। इसके बाद वॉचर बिल विल जो आएंगे सब पे 150 रुपये रेट लिखा होगा, और इसको हम कह देंगे भाई साहब 150 का बेचना है, कोई खास कस्टमर हो तो 10% डिस्काउंट दे दियो। वैसे 10% डिस्काउंट देने के बाद हमें कुछ नहीं बचेगा, पर तू दे दियो कोई खास कस्टमर है। इस तरह से मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा सो दैट ये अनअवेयर रहे किसके रिगार्डिंग, कॉस्ट। तो उस केस में वो वाली बात होगी ना, उसकी कमी मेरी कमी से सफेद क्यों वाली बात खत्म हो गई। आपको पता ही नहीं कितना प्रॉफिट है, आप अपना चुपचाप काम किए जा रहे हैं प्रैक्टिकली। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस बना। अब इसका यहाँ क्या रेलेवेंस है, यहाँ इसका ये रेलेवेंस है कि हम तो बुक्स में एंट्रियाँ चढ़ा रहे हैं 200 100 रुपये वाली 150 में, 100 रुपये वाली 150 में, लाख रुपये वाली 1.5 लाख में, पर हमारा प्रॉफिट थोड़ी उतना हो रहा है। तो वो प्रॉफिट कैसे निकालना है उसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। बाकी ये इक्वेशन कैसे बनती है इसको समझ लें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दीजिए, आपका इनवॉइस प्राइस आ जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें हम ये भी पॉइंट रख लेते हैं कई बार कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं ब्रांच को। एक ये इंस्ट्रक्शन दे दी कई बार कि जितनी क्रेडिट सेल है वो इनवॉइस प्राइस पे करना 150 रुपये के हिसाब से, और अगर कैश सेल है तो 10% डिस्काउंट पे 135 की कर देंगे। मेरी बात समझे। इस तरह की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस भी लोग दे देते हैं, पर नॉर्मली आप यही मानोगे कि कुछ नहीं कहा तो ब्रांच गुड्स को किस पर बेचेगा, इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस एक प्रकार से ब्रांच का सेलिंग प्राइस हो गया, और ब्रांच को उस कॉस्ट के बारे में कुछ पता नहीं। कोई डाउट लिख लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है ब्रांच स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट। ये नॉर्मल स्टॉक अकाउंट है, नॉर्मल एसेट अकाउंट है। जब भी ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, कैसे भी देख सकते हैं। तो जब भी ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ेगा तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जब भी ब्रांच के पास स्टॉक कम होगा तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगा दीजिए, या क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। अब मैं ऐसी फिगर्स बोल के आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं ब्रांच हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरे पास शुरू में 10,000 का माल पड़ा था मेरी ब्रांच के पास। चलिए मैं हेड ऑफिस हूँ, मेरी ब्रांच के पास शुरू में ओपनिंग स्टॉक इन हैंड 10,000 का था। मैंने उसको साल में 2 लाख का माल भेजा तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया। ब्रांच ने इसमें से 50,000 कैश बेच दिया, इसमें से 1,50,000 क्रेडिट बेच दिया। कुछ माल डेटर्स को पसंद नहीं आया था 10-15,000 का, उन्होंने वापस कर दिया। वापस कर दिया तो क्या होगा, ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा। कुछ इसमें से माल ब्रांच ने देखा डिफेक्टिव है, ये बिक नहीं पाएगा, और वो उसने हेड ऑफिस को लौटा दिया। एक प्रकार से ये परचेज रिटर्न हो गई, इससे ब्रांच का स्टॉक कम हो गया, और लास्ट में जो बच गया वो नीचे आ जाएगा बैलेंस में। कभी कभार इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, वो किस तरह के, लॉस के। मान लीजिए 3,000 का स्टॉक आग में जल गया तो वो एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस का बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन होता है। जो एक्सपेक्टेड हो, जिसका पता हो, वो नॉर्मल है, जो अनएक्सपेक्टेड हो वो एबनॉर्मल है। तो 3,000 का वो है जो आग में जल गया स्टॉक, ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर भगवान की मार पड़ी और ऐसा हो गया। रूटीन में हमें पता है कि हमारा 2,000 का स्टॉक तो खराब हो ही जाता है। कितने का, हमें आइडिया है कि 2 लाख जैसे माल आया है ना, तो उसका 1% हमारे को एक्सपीरियंस से पता है, जितना माल हेड ऑफिस से आता है 1% की तो टूट फूट हो ही जाती है। तो वो हमारा क्या है, नॉर्मल लॉस 2,000। क्योंकि एक्चुअल कितना हुआ, 5, सोचा क्या था आपने 2, तो 2 नॉर्मल हो गया और 3 एबनॉर्मल हो गया। इसी तरह कभी कभी गेन भी हो जाता है, जिसके चांसेस कम है, पर प्रभु की माया है, वो भी जाता है। और बाद में वो स्टॉक जो बच गया वो यहाँ आ गया। गेन आ जाएगा तो वो ऑपोजिट साइड चला जाएगा। गेन का मतलब स्टॉक बढ़ गया, और लॉस का मतलब स्टॉक कम। फिर देखिए डेबिट साइड पे क्या क्या आया, देखा जाए। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस बाय ब्रांच, सेल्स रिटर्न टू ब्रांच। इसके अलावा एबनॉर्मल या नॉर्मल गेन, जिनसे स्टॉक की वैल्यू बढ़ी। क्रेडिट साइड पे क्या आया,
कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न, जो माल आया था उसको रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न हो गया, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक था। तो ये सारा कुछ इसमें आता है। देखो मैंने आपको बताया नॉर्मल गेन क्या होता है, नॉर्मल गेन या नॉर्मल लॉस क्या होता है, एक्सपेक्टेड। एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड। वैसे तो क्वेश्चन ही आपको बता देगा कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है। कई बार क्या होता है, आपको सब चीजें दी होती हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होता है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होता है। अब या तो बैलेंस इस साइड आ रहा है या बैलेंस इस साइड आ रहा है, मेरी बात समझे आप, सब कुछ दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच डेटर से सेल्स रिटर्न, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, सब दिया हुआ है। दोनों साइड को मैच होना चाहिए, पर मैच नहीं हो रही। अगर तो बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है इसका मतलब वो लॉस है, और अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब वो गेन है। तो कुछ ये प्रैक्टिस है कि अगर लॉस आ रहा होता है ना तो उसको हम मान लेते हैं एबनॉर्मल, और अगर गेन आ रहा होता है तो उसको मान लेते हैं नॉर्मल। ऐसा प्रैक्टिस है। देखिए वैसे नॉर्मल एबनॉर्मल गेन जल्दी जल्दी होता नहीं है, होता नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लॉटरी लगना 1 करोड़ की एबनॉर्मल गेन है। हाथ खड़ा करिए, आप में से किस किस की 1 करोड़ की लॉटरी लगी है? कोई बच्चा हाथ नहीं खड़ा कर रहा। किसी के पेरेंट्स की लगी हो तब भी नहीं करा, दोस्त की लगी हो तब भी नहीं किया, रिश्तेदार की लगी हो अभी भी नहीं किया, अब किसी जानकार की लगी हो फिर भी हाथ नहीं खड़ा किया। तो एबनॉर्मल गेन जो है उसके एग्जांपल्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इतना लोगों का भाग्य स्ट्रांग नहीं है कि उनको आए दिन एबनॉर्मल गेन हो। पर एबनॉर्मल लॉसेज हो जाते हैं, एक्सीडेंट होना, आग लग जाना, एबनॉर्मल लॉसेज है। बताता हूँ नॉर्मल गेन का भी बताता हूँ, पहले समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं बताता हूँ। तो मैं आपसे कहूँ किस किस का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है, टक्कर हुई है, तो कई बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता बच्चों से हाथ खड़ा करवाना, पर आप में से कई बच्चों को कोई ना कोई इसमें ये कोई बड़ी एबनॉर्मल बात है, फिर भी होती रहती है। एक्चुअली नॉर्मल गेन का एक ही कारण है जो नॉर्मल कोर्स में आता है, मैं समझा देता हूँ। नॉर्मल गेन का कारण क्या होता है, जब आपने माल महंगा बेच दिया। हिंदी में कहावत है ना, मुर्गा देख के काट दिया, बकरा काट दिया, यानी कि आपने क्या करा, ये रेट जो है ना इनवॉइस प्राइस से ज्यादा बेच दिया। हेड ऑफिस ने आपको 150 का माल भेजा था, आपने मौका देख के 160 का बेच दिया, तो 10 रुपए का क्या आ जाएगा, गेन। उस गेन को फिर नॉर्मल मानो कि आप, हम ये मानते हैं कि नॉर्मल कोर्स में ऐसा हो जाता। अगर कुछ नहीं बोला, वो खुद बोलता है कि ये वन टाइम है, क्या है, फिर वो एबनॉर्मल हो गया। तो गेन जो है ऐसा है ना, देखो इधर देखो, 160 का माल, 150 का माल आया, अगर वो 150 का बेच देता स्टोरी खत्म हो जाती। वो क्या करता है, मौका देख के बेचता था, उसने 160 का बेच दिया, तो 10 का क्या आ गया, गेन। इस तरह के गेन को हम नॉर्मल गेन कहते हैं। अब नॉर्मल गेन के भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे हमारी चांदनी चौक में शॉप है, एक आदमी आया था रायपुर से, उसने सामान खरीदा और वो लेके जाना था ट्रेन से ही, वो बाई चांस 2 बैग छोड़ गया और वो ट्रेन में बैठ गया। उसका वो 2 बैग लेने तो आएगा नहीं, उतना उसका भाड़ा लग जाएगा। तो एज ए शॉपकीपर हमें वो 2 बैग्स का क्या हो गया, जो सेल किया था वो गेन हो गया। तो एबनॉर्मल गेन के चांसेस थोड़े कम होते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल में या इसको माइंड में डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं है। कुछ ना बोला हो, बैलेंस आ रहा हो क्रेडिट साइड, तो एबनॉर्मल गेन माने और लॉस माने, और अगर डेबिट साइड बैलेंस आ रहा हो तो नॉर्मल गेन। गेन हो तो नॉर्मल, लॉस हो तो एबनॉर्मल। अगर कुछ नहीं कहा, साथ में इसके ऊपर आप एक नोट डाल दीजिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ मैंने यहाँ पर दी है, जो पॉइंट्स मैंने बताए सारे के सारे आपके सामने आ गए। अब चर्चा करते हैं ब्रांच डेटर्स। ब्रांच स्टॉक की बात हमने कर ली, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ब्रांच डेटर्स। ये नॉर्मल अकाउंट है। ब्रांच डेटर्स आप जानते हैं एसेट होता है, जब भी एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो जब भी डेटर्स बढ़े आपके लिए तो आप उनको डेबिट कर दीजिए, और जब भी डेटर्स गिरे आपके लिए तो उनको क्रेडिट कर दीजिए। डेटर्स कब कब बढ़ते हैं? पहला केस, आपने उनको माल बेचा तब बढ़ेंगे, या उनका चेक डिसऑनर हो गया, क्योंकि आप पैसे मांगोगे उनसे, भैया वो चेक डिसऑनर हो गया, तो डेटर बढ़ने से, या आपने उनको पैसे लेने लेट पेमेंट का कोई इंटरेस्ट चार्ज कर दिया,
इन कारणों से डेटर बढ़ते हैं। और डेटर घटते किस वजह से? सेल्स रिटर्न, पेमेंट्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट्स, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड, इन सब की वजह से। तो मैं एक ओरल क्वेश्चन बोल के, ओरल फिगर्स बोल के आपको बताता हूँ, अच्छा लगेगा। सिंपल डेटर्स अकाउंट है। साल के बिगिनिंग में हमने डेटर से 20,000 रुपये लेना है, उनको हमने 5 लाख का सेल किया, क्लियर? जिसमें से उन्होंने हमें 3.5 लाख का पेमेंट कर दिया। 30,000 का माल पसंद नहीं आया था, वापस कर दिया, ठीक। 40,000 के उन्होंने बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लिए, हमारे लिए BR हो गए। 10,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। 5,000 एक डेटर हमारे खा गया। 15,000 का एक चेक डिसऑनर हो गया था, जिससे डेटर्स बढ़ गए। अब बैलेंस क्या निकला आएगा? क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 1 लाख, पूरा 1 लाख रुपये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो सिंपल और साधारण डेटर्स अकाउंट है, जिसमें कुछ भी नहीं है। जब भी डेटर बढ़े डेबिट, जब भी डेटर घटे क्रेडिट। कोई भी एक फिगर मिसिंग हो सकती है जो आपको एज बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। जिस फिगर में मैं सर्कल बना देता हूं वो मेरे उस एग्जाम्पल की बैलेंसिंग फिगर है। जैसे कि इसमें हमने मान लिया कि क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर। कोई डाउट? ऐसा भी हो सकता है कि बिल डिसऑनर हो जाए, तो बिल डिसऑनर हो जाएंगे तो फिर यहां आ जाएगा टू ब्रांच BR, बिल्स रिसीवेबल्स, तो यहां आ जाएगा, कोई डिसऑनर हो जाएगा। अगला अकाउंट जो हमारा आता है वो ब्रांच कैश अकाउंट है। इसमें भी वही रूल लगेगा, जब जब कैश बढ़ेगा ब्रांच का तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जब जब ब्रांच का कैश गिरेगा तो ब्रांच कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए, ब्रांच का कैश बढ़ कैसे सकता है? 3 कारण। 3 कारण, एक कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड रिसीट फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने कोई ब्रांच को पैसा दे दिया। अब घटने के कारण पे अगर हम जाएं तो एक्सपेंसेस जो ब्रांच कर रहा है, या पैसे जो हेड ऑफिस को लौटा रहा है। नॉर्मली जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है ना, ये सारे पैसे हेड ऑफिस को लौटा देती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे इसको समझिए ध्यान से, ये कैसे चलती है। पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमने ब्रांच के पास 10,000 का बैलेंस रखा हुआ है। हमने कहा भाई आप जो है रोज आया करो हमारे पास, 10,000 बैलेंस रख लो, रोज आया करो शाम को। मैनेजर से कह दिया, और जितनी सेल्स हुई हो, कलेक्शन हुई हो, हमें दे दिया करो, और जो खर्चे हुए हमसे ले लिया करो। तो अगर मैं साल भर का अकाउंट बनाऊंगा तो देखो कैसा बनेगा। ये है कैश सेल्स जो ब्रांच स्टॉक से आई है। साल भर में 2 लाख की कैश सेल्स हुई, 3 लाख रुपए डेटर से कलेक्ट हुए। तो ब्रांच प्रैक्टिकली क्या करता होगा, ये पूरे के पूरे 5 लाख उसने हेड ऑफिस को दे दिए। साल भर में उसने 25,000 रुपए के खर्चे किए जो उसको हेड ऑफिस से मिल गए होंगे। इस वजह से उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा? सेम। इस सिस्टम को हम इंप्रेस सिस्टम भी बोलते हैं। पेटी कैश अकाउंट जैसे मेंटेन करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में सीखा भी है। इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि 10,000 रुपये हमने ब्रांच को दे दिए, भैया शाम को आया कर, जितना खर्चा हो वो ले जाया कर, जो कलेक्शन हो वो दे जाएगा। तो रोजाना ब्रांच मैनेजर कलेक्शन हेड ऑफिस को पकड़ाएगा, जो पैसे खर्च हुए होगा उनसे ले लेगा। तो रोज उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच। जब पूरे ईयर का बनाऊंगा तो पूरे ईयर में जो जो कलेक्शन हुई, बेसिकली कहां से? कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो दोनों की दोनों हेड ऑफिस को जमा करा देगा, और जो उसके खर्चे हुए वो उसको हेड ऑफिस से मिल जाएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम आएगा। इस सिस्टम को हम इंप्रेस्ड सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? आनंद आया? अब कई लोग क्या करते हैं, वो एक अकाउंट ना बना के ब्रांच कैश 2 अकाउंट बना लेते हैं। जो इंप्रेस्ड वाला सिस्टम होता है, जो खर्चों का होता है, उसको बोल देते हैं ब्रांच पेटी कैश, और जो रेगुलर होता है उसको बोल देते हैं ब्रांच कैश। तो मैं इसी वाले एग्जाम्पल को इसमें प्लेस करके दिखाता हूं। जो 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख जो मोटी ट्रांजैक्शन है वो आ जाती है ब्रांच कैश अकाउंट में। 2 लाख कैश सेल्स, 3 लाख
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और 5 लाख रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को जो पैसे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। पेटी कैश की पोजीशन ये थी 10,000 ओपनिंग बैलेंस, खर्चा कितना हुआ था 25,000 और वो 25,000 रीइंबर्स हो गया था किससे, हेड ऑफिस। तो उससे क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस वापस 10,000। तो 25 जो हेड ऑफिस से मिला, ब्रांच कैश बढ़ गया, जो हेड ऑफिस को दिया ब्रांच कैश कम हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम। तो इस प्रकार से हम इनके 2 अकाउंट भी बना लेते हैं। ब्रांच पेटी कैश मैंने बता दिया आपको। अब बात करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट की। बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आपके लिए एक नई चीज है। इसके 2 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट की तरह हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देता है, लोअर अकाउंट P&L पार्ट की तरह नेट प्रॉफिट निकाल के देता है। अपर पार्ट थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनता है, लोअर पार्ट बिल्कुल नॉर्मल P&L अकाउंट है। अपर अकाउंट की जो हम चर्चा करेंगे वो थोड़ा आपके लिए डिफरेंट है, कुछ ये हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट की तरह जब आपने पढ़ रखा है उससे कोरिलेट करेंगे, थोड़ा आसान लगेगा, पर मैं आपको पूरी चर्चा से बताता हूं। आप पहले इस ब्रांच स्टॉक अकाउंट को देखिए। जिन 3 चीजों को मैंने पर्पल किया हुआ है, ध्यान दें आप, 1 कैश सेल्स, 2 क्रेडिट सेल्स और 3 सेल्स रिटर्न। अगर ध्यान से सोचें, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट से कंपेयर करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स और सेल्स रिटर्न को छोड़कर सभी चीजें कॉस्ट पे होती है, हाँ के ना, तभी वहां ग्रॉस प्रॉफिट आता है। पर यहां हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, हम ब्रांच मैनेजर को कॉस्ट बताना नहीं चाहते तो हम उसको जो फिगर्स है वो इन्फ्लेटेड वैल्यूज पे देते हैं। तो इस करके ब्रांच स्टॉक अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता। ध्यान से देखा जाए ब्रांच स्टॉक अकाउंट कुछ भी नहीं है पर ट्रेडिंग अकाउंट ही है। पर इसकी समस्या क्या है, इसमें सारी की सारी फिगर सेलिंग प्राइस पे। पर ब्रांच ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, सेल्स और सेल्स रिटर्न छोड़ के सब कुछ कॉस्ट पे होता है, तो वहां जीपी निकलाता है, या सभी फिगर किस पे है, सेलिंग प्राइस पे, तो इसलिए जीपी आ ही नहीं पाता। तो हम क्या करते हैं, इन 3 चीजों को छोड़कर, सेल्स 2 तरह की और सेल्स रिटर्न, बाकी सब चीजों की अनलोडिंग कर देते हैं, अर्थात लोडिंग को हटा देते हैं। जो हमने उस वैल्यू को बढ़ाया है ना उसको हटा देते हैं। तो हटाएंगे किस साइड, ऑपोजिट साइड। तो वो अगर हम इसी अकाउंट में हटा दें तो इसी में ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी इस फिगर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको क्रेडिट साइड पे लिख दें, इस फिगर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको क्रेडिट साइड पे लिख दें, इस फिगर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डेबिट साइड पे लिख दें, इस फिगर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डेबिट साइड पे लिख दें, तो यही ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन फिर ये अकाउंट हॉच पॉच सा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जिन जिन चीजों पे, इन 3 चीजों को छोड़ दीजिए, पर्पल वाली, सेल्स और सेल्स रिटर्न, बाकी सभी चीजों की हम अनलोडिंग कर देते हैं अपर पार्ट में। ब्रांच एडजस्टमेंट देखिए अपर पार्ट है, अनलोडिंग कर देते हैं और इससे क्या होता है, अपर पार्ट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। जैसे समझिए थोड़ी देर के लिए, इसी से समझते हैं, ये बस थोड़ा ये समझ लेंगे तो समझ लीजिए हमारा मेन गेम हो गया। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, इनवॉइस प्राइस। मान लो कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, इनवॉइस प्राइस 125 है, तो इसका रिलेशन बनाइए, ये 25/125 क्या हो गया, 1/5। मान लो ये फिगर है 40,000, हम इसकी 1/5 प्रॉफिट हटा देंगे, लोडिंग कर देंगे, कैसे, ऑपोजिट साइड, यहां लिख देंगे 1/5 8,000। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना सिंपल है। इसी तरह मान लीजिए ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है ये 2 लाख का है, कितने का है, 2 लाख का है। इसकी अनलोडिंग कहां कर देंगे, ऑपोजिट साइड, 2 लाख का 1/5 40,000। समझ आया आपको? इसी तरह मान लीजिए ये जो परचेज रिटर्न है ब्रांच के लिए वो 20,000 की है, 20,000 का 1/5 4,000, वो हम लोडिंग यहां कर देंगे 4,000। मान लीजिए लास्ट में ब्रांच के पास स्टॉक बच गया 60,000 का, 1/5 12,000, इसकी अनलोडिंग यहां कर देंगे 12,000।
लॉसेज और गेन की भी होगी, पर वो थोड़ा सा चर्चा मांगते हैं, इसलिए जरा रुक के समझाना चाह रहा हूं। तो पहले आप ये बताइए, आपको अनलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और इसका लॉजिक समझ में आ गया? मैं एक बार फिर बोल देता हूं आपकी तसल्ली के लिए। ब्रांच स्टॉक अकाउंट को ध्यान से देखने से हमें पता चल जाता है ये नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट है, पर इसमें समस्या क्या है, इसकी की सारी फिगर्स सेलिंग प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे, इसलिए इसमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकल पाता। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स और सेल्स रिटर्न को छोड़कर सब चीजें कॉस्ट पे होती हैं, इसलिए हमने क्या फैसला किया कि सबकी अनलोडिंग उतार दें। अब अनलोडिंग उतार दें, लोडिंग उतारने की प्रक्रिया को अनलोडिंग बोलते हैं। लोड उतारना मतलब अनलोड कर देना। और किस साइड किया जाएगा? ऑपोजिट साइड। डेबिट साइड का क्रेडिट, क्रेडिट साइड का डेबिट। और अगर वो मैं यही कर देता ना तो यही जीपी निकलाता, पर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मैंने अलग अकाउंट में किया। अब बेटे एक बात सुननी है बड़े ध्यान से, पहले मैं लॉस के बारे में बता रहा हूं, मैंने ऐसी फिगर्स ली है लॉस की, उसको समझे। लॉस जो होता है ना एबनॉर्मल, उसकी भी अनलोडिंग होती है। जैसे एबनॉर्मल लॉस इसमें कितना है? 500 है, तो 500 का 1/5 100, तो 100 की इसकी 1/5 की अनलोडिंग ऊपर हो जाएगी और 4/5 नीचे दिखा देते हैं। समझिए, एबनॉर्मल लॉस है, दिख 500 रहा है, एक्चुअल में ये इन्फ्लेटेड फिगर है, 1/5 उसमें प्रॉफिट एलिमेंट है, वो हटाया तो एक्चुअल लॉस क्या हो गया? 400। तो इसलिए P&L पार्ट में एक्चुअल 400 ही दिखाया मैंने, और अपर पार्ट में मैंने क्या दिखा दिया? उसका अनलोडिंग एलिमेंट 100। अब प्रश्न उठता है भाई उसको नीचे क्यों दिखाया एबनॉर्मल को? कारण ये है कि जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं वो नॉर्मल वाला निकालना होता है। अगर मैं इस 400 को भी ऊपर दिखा देता तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता, फिर वो नॉर्मल वाला थोड़ी रहता। ग्रॉस प्रॉफिट हमें कौन सा निकालना होता है? जो नॉर्मल कोर्स में हम कमाएंगे। इसलिए बेटे अब नॉर्मल लॉस की अनलोडिंग ऊपर होती है और उसकी कॉस्ट नीचे आती है। पर जो नॉर्मल लॉस है, रिपीट, जो नॉर्मल लॉस है वो पूरा का पूरा, इसकी अनलोडिंग नहीं होगी, ये बेटे पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा, फुल। रीजन अभी तो बताया कि नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। जब नॉर्मल लॉस पूरा दिखाऊंगा तभी तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो कई बच्चों को इस पे डिस्प्यूट होता है, वो परेशान होते रहते, सर ऐसा क्यों करते हैं? आप देखिए, आपको क्लियर हुआ कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट वो निकालना है जो नॉर्मल कोर्स में कमाते हैं, इसलिए अब नॉर्मल लॉस की मात्र अनलोडिंग ऊपर करी और जो एक्चुअल में लॉस हुआ था उसको नीचे P&L में दिखाया अब नॉर्मल। और जो नॉर्मल लॉस है वो सारा का सारा ऊपर ही दिखा दिया, ताकि गेन कौन, ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा है? नॉर्मल। यही बात बिल्कुल किसके साथ होगी? अब नॉर्मल गेन के साथ और नॉर्मल गेन के साथ, बस होंगे किस साइड? ये ऑपोजिट साइड। तो इसमें अब नॉर्मल गेन 1000, नॉर्मल गेन 3000। देखिए पूरा का पूरा 3000 ऊपर दिखाया, क्यों? नॉर्मल है। जो 1000 है उसका 1/5 200 ऊपर दिखाया, 4/5 800 नीचे दिखाया। इसके बाद मेरे बच्चे सारे खर्चे जैसे P&L में दिखाए जाते हैं, आप नीचे दिखाइए और आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? डिस्काउंट, बैड डेट्स, ब्रांच द्वारा किए गए खर्चे, हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच के लिए किए गए खर्चे, ब्रांच के एसेट्स का डेप्रिसिएशन, और अगर ब्रांच कोई हेड ऑफिस के एसेट यूज करता है उसका डेप्रिसिएशन, और अगर हेड ऑफिस कोई ब्रांच से सर्विस चार्ज लेता है कि भाई मैं तेरे को इतना काम करता हूं, तेरे लिए कुछ सर्विस चार्ज दे, तो वो ब्रांच के लिए खर्चा है, हेड ऑफिस के लिए इनकम। तो सारे खर्चे आप P&L पार्ट में दिखाएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट तभी आएगा जब सारे खर्चे दिखा देंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल P&L की तरह बनाया गया। ऊपर वाला पार्ट इनडायरेक्ट वे से निकाला गया। रिपीट, इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने अनलोडिंग की है और मैंने उसकी पूरी थीम आपको लॉजिक के साथ समझा दी है। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब 1-2 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपना एक आध क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। देखिए ध्यान से सुनिए, ब्रांच ने डेटर्स को माल भेजा, डेटर्स को माल पसंद नहीं आया, उसमें कोई कमी है, डेटर्स ने वो माल लौटा दिया ब्रांच को, डेटर्स कम हो गए, स्टॉक बढ़ गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर्स। ठीक, अगर हम अकाउंट में दिखाएं
ये देखिए आपके दोनों जाने पहचाने अकाउंट, इधर 20,000 रुपये आ गए, ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया और ब्रांच के डेटर्स कम हो गए, क्योंकि 20,000 का सामान डेटर्स को पसंद नहीं आया जो उन्होंने ब्रांच को लुटा दिया। कभी कभार सामान ऐसा होता है जो ब्रांच ने भी रखना नहीं होता, वो उसको आगे हेड ऑफिस को लुटाना होता है, मतलब उसमें डिफेक्ट है कुछ है, तो अल्टीमेटली ब्रांच के पास माल कहाँ से आया था? हेड ऑफिस से। तो ब्रांच डेटर्स को ही सीधा रिक्वेस्ट कर सकता है ना कि यार तुम ये माल मुझे मत लौटाओ, सीधा हेड ऑफिस को लौटाओ। नहीं आई बात समझ में? जैसे समझिए, थोड़ा इसकी ड्राइंग सी बनाते हैं। ये ब्रांच है, ये हेड ऑफिस है और ये डेटर्स है। तो डेटर्स सीधा का सीधा माल हेड ऑफिस को लौटा देते हैं। अगर हम इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा गौर से देखें, इसमें दो पार्ट छुपे हुए हैं। एक, पहले ये माल ब्रांच को लौटाना चाहिए था, तब ये कहलाता सेल्स रिटर्न। फिर ब्रांच को ये माल हेड ऑफिस को लौटाना चाहिए था, फिर ये कहलाता परचेज रिटर्न। पर हमने कन्वीनियंस के लिए डेटर से ये कह दिया भाई आप हमें मत भेजो, सीधा ही हेड ऑफिस को भेज दो। पर है तो ये सेल्स रिटर्न भी और परचेज रिटर्न भी। तो मेरी एडवाइस ये है, ऐसे केस में दोनों डिफरेंट एंट्रीज क्या करें। पहले आप इसको सेल्स रिटर्न मानिए, तो उससे क्या होगा, मान लीजिए 10,000 का स्टॉक है, तो 10,000 से ब्रांच स्टॉक बढ़ गया और ब्रांच डेटर्स कम हो गए। फिर आप ये दिखाइए कि ये माल ब्रांच ने हेड ऑफिस को लौटा दिया, तो उससे क्या होगा, ब्रांच का स्टॉक कम हो गया और गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट हो गया। क्योंकि जब गुड्स आए थे तो ब्रांच स्टॉक डेबिट हुआ था, गुड्स सेंड टू ब्रांच क्रेडिट हुआ। अब रिवर्स एंट्री, इसमें एक और फायदा होता है अलग अलग एंट्री करने में। देखिए कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रांच के पास माल आया तो 10,000 का था, पर उसने डेटर्स को बेचा 12,000 का। तो बेटे दिमाग लगाओ, इस केस में सेल्स रिटर्न तो 12 की है और परचेज रिटर्न 10 की है, तो अलग अलग एंट्री करोगे तो कितना कंफर्टेबल हो जाएगा। जो सेल्स रिटर्न वाली एंट्री किससे कर दो, 12 से, और परचेज रिटर्न वाली 10 से कर दो, अलग अलग रेट पे हुआ था। ऐसा हो जाता है, आपको बताया था ना नॉर्मल गेन का कारण, कि भाई ब्रांच मौका देख के डेटर्स को महंगा बेच देता, उसने महंगा बेच दिया, वो माल वापस आ गया। क्रिस्टल क्लियर हुआ आपको? तो उस केस में ये क्या होगा, मैं ये 12 और 10 से ही करके दिखा रहा हूं। किससे? 12 से। उस केस में क्या होगा, डेटर्स कम हुए 12 से, स्टॉक बढ़ा 12 से, और फिर स्टॉक कम हुआ 10 से। 2,000 का जो प्रॉफिट इफेक्ट था वो हट गया ना। देखिए डेबिट साइड बढ़ गई तो 2,000 का प्रॉफिट कम हो गया, उसका इफेक्ट आ गया। नॉर्मल गेन आया होगा ना, वो कम हो जाएगा। नॉर्मल गेन क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। अब 12 दिखाया डेबिट में, 10 दिखाया क्रेडिट में, तो 2 का असर पड़ गया ना वापस, 2 से नॉर्मल गेन कम हो जाएगा। यानी जो कस्टमर से आपने नॉर्मल गेन कमाया था, वापस आने की वजह से वो कैंसिल हो गया, उसका इफेक्ट इसमें शामिल हो गया। तो मैंने लिख दिया है इनके बारे में कि ये है रिटर्न टू ब्रांच, जो सिर्फ ब्रांच को रिटर्न हुआ है। ये रिटर्न टू हेड ऑफिस है, यहाँ इसको हमने सेल्स रिटर्न दिखाया, और ये फिर हमने परचेज रिटर्न दिखाया। तो मैंने बना दिया। और ये मैंने वो रिटर्न दिखाई है जो ब्रांच अपने आप से हेड ऑफिस को रिटर्न कर, अपने आप से, मतलब वो सेल्स रिटर्न वाला नहीं है। उसी के पास आया, उसने देखा माल खराब है 35,000 का, उसने वापस कर दिया। पूरा क्लियर हुआ? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस करा रहा हूं, इनको याद कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन इनका मिश्रण होता है, इनका जोड़ होता है, उसमें कोई नई बात नहीं। 8 पॉइंट है तो 8 पॉइंट से जुड़ के एक क्वेश्चन बनता है, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 3। पॉइंटों को याद कर लीजिए। क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट? गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। आप चाहें तो इस केस की नेट एंट्री भी कर सकते हैं, ऑल्दो मैं एडवाइस नहीं करता हूं। नेट एंट्री मैंने देखा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इसको कंबाइन करना हो दोनों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखा, ऑल्दो मैं इसको पसंद नहीं करता, पर फिर भी अगर आप नेट एंट्री करना चाहें तो आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 2,000 से, गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट करना पड़ेगा 10,000 से, और
ब्रांच डेटर्स क्रेडिट करना पड़ेगा 12,000 से। मतलब ये हुआ कि जो 2,000 के प्रॉफिट आपने कमाए थे वो आपके कैंसिल आउट हो गए ब्रांच स्टॉक। पर नीचे वाला आपको ना कंफ्यूज ही करेगा। मेरी आपको सिंसियर एडवाइस है कि आप 2 एंट्री करा करें, कभी भी एक ना करें, भले अमाउंट इक्वल हो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आए। कई बार मैंने देखा है बच्चों को इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है। इक्वेशन तो सिंपल है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। इसको मैंने नाम दिया स्लाइड को प्रॉफिट का पंगा। इसमें सिंपल रूल आप ये लगाओ, जिस चीज पर भी प्रॉफिट हो उसको 100 मान। मैंने 3 क्वेश्चन दिखाए हैं। पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट इज 25%। जब सिर्फ इतना बोला हो तो ये इंप्लाइड होता है कि ये प्रॉफिट कॉस्ट पर है, तो आप कॉस्ट को 100 माने, प्रॉफिट 25 हो गया, इनवॉइस प्राइस 125 हो गई, और आपका ये रिलेशन निकलाया, क्या निकलाया, 1/5। अगर क्वेश्चन ये कहता है, सेकंड पॉइंट में मैंने बोला है, अगर क्वेश्चन ये कहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस का 25%। ऐसी स्थिति में आप इनवॉइस प्राइस को 100 माने, प्रॉफिट 25 हो जाएगा, कॉस्ट 75 निकलाएगी, और इसमें आपका रिलेशन प्रॉफिट का इनवॉइस प्राइस से क्या हो जाएगा, 1/4, और कॉस्ट प्राइस से क्या हो जाएगा, 1/3। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि प्रॉफिट इज 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस, तो सेकंड और थर्ड केस बिल्कुल सेम होगा। इसमें इसको आप 100 मानेंगे, ये इसका 25% हो जाएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर 75 आ जाएगी। इसका रिलेशन कॉस्ट के साथ 1/3 हो गया और इनवॉइस प्राइस के साथ 1/4। ये 1/3 1/4 यूज करते हैं हम लोग जब अनलोडिंग करनी हो। अनलोडिंग के लिए तो यूज करेंगे 1/4, लास्ट वाले की बात कर रहा हूं, तो 1, इसलिए ये क्वेश्चन बनाना जरूरी है। आखिरी एक छोटा सा नोट, कोई खास बात नहीं है इसमें। कुछ ना बोला हो स्टॉक के बारे में कि वो कॉस्ट प्राइस पे है या इनवॉइस प्राइस पे, आप मान के चला करें वो इनवॉइस प्राइस पे है। डाउट लगे तो एक नोट डाल दें कि आई हैव अज्यूम दैट ऑल द फिगर्स आर एट इनवॉइस प्राइस, क्योंकि वो इनवॉइस पे होता है। ब्रांच मैनेजर को तो हम बताते नहीं ना कुछ, तो कुछ ना बोलो, इट इज अ प्रिज्यूम्ड अजम्पशन कि वो इनवॉइस प्राइस पर होगा। बाकी फिर भी आप एक छोटा सा नोट दे दें तो अच्छा रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पहला क्वेश्चन आराम से करना है बिल्कुल, ताकि क्लैरिटी हो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बोला, लेकिन मैं आपको पहला क्वेश्चन स्टॉक एंड डेटर मेथड से करा। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/91, एज्यूमिंग दैट गुड्स आर कंसाइन्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ऊपर हम सबसे इक्वेशन लिख देंगे, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, इनवॉइस प्राइस 125%। तो इससे क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस हो जाएगा और 1/4 ऑफ कॉस्ट। अब कहता है बैलेंस ऑन 1 जनवरी 91, स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ स्टॉक, तो कॉस्ट प्लस 1/4, 50,000 का 1/4 जोड़ लो, 62,500। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का हो गया, 62,500। 50,000 में हमने 1/4 प्रॉफिट का जोड़ दिया, क्योंकि ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस पे बनता है, इनवॉइस प्राइस पे। पेटी कैश का बैलेंस दिया हुआ है साहब 3,000 रुपये, नीचे गए कैश अकाउंट में और वहां बैलेंस लिखा 3,000 रुपये। ब्लैंक पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा, ये फॉर्मेट इसका फिक्स्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बन जाए। जल्दी करने का एक तरीका, मोटा मोटा फॉर्मेट बना लें, फिर फटाफट भर लें। ब्रांच फर्नीचर अलग है, फर्नीचर ब्रांच के 5,000, अभी हम उसका अकाउंट नहीं बना रहे। गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट 2 लाख। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये वाली फिगर, कॉस्ट प्लस 1/4, 2 लाख में 1/4 जोड़ देंगे तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा 2.5 लाख। 2 लाख प्लस 1/4 50,000, इनवॉइस प्राइस आ गया 2.5 लाख। अब एक्सपेंसेस मेट बाय हेड ऑफिस, हमारे कैश पे कोई असर नहीं आएगा। रीजन, ये खर्चे तो हेड ऑफिस ने दिए,
इसका पेमेंट हेड ऑफिस ने किया। हेड ऑफिस कैश कम होगा, हमारा कैश कम नहीं होगा। खर्चे हैं 1000, 2000 और 500, 3500। इधर देखिए, इसको स्ट्रेट अवे P&L में दिखा देंगे 3500। ब्रैकेट में लिख भी दिया हेड ऑफिस कैश, यानी इसका पेमेंट हेड ऑफिस ने किया। चाहो तो ब्रैकेट में 3500 का बाइफर्केशन भी दे दीजिए कि सैलरी 1000 है, रेंट 2000 है और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 500। सेल्स एट ब्रांच, कैश और क्रेडिट। कैश 1 लाख है, इधर देखिए स्टॉक 1 लाख से कम हो जाएगा, सेल हुई है, और कैश 1 लाख से बढ़ जाएगा, सेल हुआ है, कैश सेल्स है। क्रेडिट सेल्स बोलता है 1.5 लाख, स्टॉक 1.5 लाख से कम हो जाएगा और डेटर्स 1.5 लाख से बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट सेल्स है, डेटर्स से 1.5 लाख लेना। कोई डाउट? नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 55,000। डेटर्स कम हो गए 55,000 बाय कैश, और कैश बढ़ गया 55,000 टू डेटर्स, या कहिए टू ब्रांच डेटर्स। एक्सपेंसेस met by branch of its petty cash later remitted by head office were 2,500। 2,500 ब्रांच ने खर्चे हेड ऑफिस से मिल गए। इधर देखिए, ये ब्रांच ने खर्चे तो ब्रांच का कैश कम हो गया, और हेड ऑफिस से मिल गए तो ब्रांच का कैश बढ़ गया। खर्चे तो बाय ब्रांच एक्सपेंस, पैसा आया टू हेड ऑफिस कैश। चूंकि बेटा ये खर्चा है, दिमाग लगाइए, ये यहां पर P&L में भी आ जाएगा 2,500। क्लैरिटी के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, पहले वाला ब्रांच कैश से हुआ है, दूसरे वाला हेड ऑफिस कैश से। देख रहे कितना आसान है, स्टोरी की तरह क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपका हो जाएगा अगर आपको टर्म्स क्लियर है। आगे बढ़ते, बैड डेट्स 2,000, 3,000। आइए यहां सामने ही खड़े तो दिखा देते हैं, बैड डेट 2,000, डिस्काउंट 3,000। तो 2,000 के बैड डेट्स खर्चा है और 3,000 के डिस्काउंट, और इन दोनों से हमारे डेटर्स भी कम हो जाएंगे। बैड डेट्स 2,000, डिस्काउंट 3,000। अब मैं इससे फारिग हो गया, सब कुछ कर दिया मैंने। अब मुझे देखना है अकाउंट्स कैसे क्लोज किए जाए। ब्रांच डेटर्स की तरफ देखूं, ओपनिंग बैलेंस नील है, कुछ बोला नहीं, और आइटम्स भी नील हो सकती है, कोई ऐसी आइटम्स नहीं है, तो इसमें तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बताइए क्या आ रही है? 1,50,000 में से 60,000 चला गया, 90,000 आ गया। इधर देखिए, इसमें ये सब चीजें नील हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई फिगर नहीं है जो बड़ी अर्जेंट सी हो। बस एक क्लोजिंग बैलेंस निकलाएगा 62,500। इसमें आप ये मानिएगा कि ये जो दोनों कलेक्शन है, ये दोनों की दोनों हमने किसको दे दी? हेड ऑफिस को, 1,55,000। तो इससे क्या होगा? हाँ, एक फिगर हमने पढ़ी नहीं है, जरा उसको कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 3,000, मैंने एक लाइन छोड़ दी है, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा भाई साहब। नीचे क्लोजिंग स्टॉक फिगर दे रखी है जो हमने छोड़ दी है, 2 लाइनें 3 लाइनें। आइए जरा इनको भी देख लें, इसका इफेक्ट इसी आइटम पर आएगा। इसको हटा देते हैं, बहुत बढ़िया। नीचे का पैराग्राफ छूट गया था, अगर नीचे का पैराग्राफ नहीं दिया हो तो जो मैंने किया वो होगा। अब अगर नीचे दिया हुआ, आइए उसको एडजस्ट करें। 2 मिनट देखें आप, देखिए, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। आपको याद होगा फर्नीचर कितने का था? 5,000 का। 10% उसको डेप्रिशिएट करना है, तो वो 500 रुपए डेप्रिसिएशन के नाम का यहां आ गया। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट ऑफ ब्रांच ₹3,000। हेड ऑफिस प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन एसेट ऑफ ब्रांच 3,000। मतलब एक तो ये 5%, 10% हो गए उस 5,000 पे। इसके अलावा भी हेड ऑफिस के पास कुछ एसेट होंगे जो ब्रांच यूज करता है, तो उसका हेड ऑफिस ने और डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 3,000। ऐसा होता है ना। ये वाले 5,000 के एसेट तो प्योर ब्रांच के होंगे, जो ब्रांच ही यूज करता होगा, तो इसलिए उसका 10% डेप्रिसिएशन निकाल लिया। और काफी सारे एसेट कभी हेड ऑफिस ने यूज किए, कभी ब्रांच ने यूज किए, तो उसका हेड ऑफिस ने डेप्रिसिएशन ब्रांच को चार्ज कर दिया, भाई तेरे हिस्से का डेप्रिसिएशन 3,000। तो ये लाइन छूट गई थी, इसलिए इसको कर रहे हैं। 2,000 हेड ऑफिस कह रहा है भाई मुझे सर्विस चार्जेस के चाहिए, तो वो 2,000 हमने यहां दिखा दिया सर्विस चार्ज एक्सपेंस, और वो हेड ऑफिस P&L में इनकम आ जाएगा, वो हमें बनाना नहीं है, अदरवाइज वो हेड ऑफिस की इनकम है। और लास्ट में स्टॉक दिया हुआ है 55,000, तो स्टॉक 55,000 यहां आ जाएगा,
और अब हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आ रही है डेबिट साइड। कहाँ आ रही है? ये फिगर कॉस्ट पे, इसको फिर इनवॉइस पे कन्वर्ट करेंगे। 55,000 कॉस्ट प्लस 1/4। एक कैलकुलेटर दे दें। 68,750। अब बैलेंसिंग फिगर यहां आ रही है और आपको याद होगा मैंने कहा था अगर कुछ ना बोला हो, गेन आ रहा हो, तो आप उसको क्या मानेंगे? नॉर्मल। तो वो फिगर आ रही है आपकी 6250 आ रही है 6250। चलो बढ़िया हो गया क्वेश्चन। चलिए आपने इस बहाने मेरे लाइन ना पढ़ने की वजह से कई बातें सीख ली। अगर वो लाइन मिसिंग होती तो क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक आ जाता, बात खत्म। स्टॉक दिया हुआ है तो हमने लिख दिया, अगर इनवॉइस प्राइस पे दिया हो तो वही लिख देते, कॉस्ट पे दिया है तो प्रॉफिट जोड़ के इनवॉइस प्राइस पे लिखा। उससे बैलेंसिंग फिगर किस साइड आई? डेबिट साइड। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अगर गेन आ रहा हो तो आपने क्या प्रेफर करना है? नॉर्मल। लॉस आ रहा हो तो आपने करना है एबनॉर्मल। अब ये हमारा अकाउंट पूरा हो। अब अनलोडिंग ध्यान दीजिए क्या है? 1/5। ध्यान दीजिए 1/5 अनलोडिंग है। अब हम बारी बारी से अनलोडिंग करेंगे। देखिए मैं कर रहा हूं, लिख रहा हूं आपके लिए। पहली आइटम, दूसरी आइटम, इन दोनों की अनलोडिंग होगी। पहली की 12,500, दूसरी की 50,000। इधर देखिए ओपनिंग स्टॉक की 12,500 और दूसरे की 50,000। मैं नंबर डाल रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए, 1 और 2। समझिए आप? और जो नॉर्मल गेन होता है आपको याद होगा वो पूरा आता है, फुल। याद करिए। तो ये जो थर्ड आइटम है ये फुल आ जाएगी। कितना था? 6,250 फुल। थर्ड लिख भी दिया 100%। और ये सब क्या आई है? 1/5 1/5। अब क्रेडिट साइड पे आइए, सिर्फ एक ही आइटम है 68,750, फोर्थ आइटम। इसकी अनलोडिंग करेंगे 1/5। 68,750 था, डिवाइड बाय 5 कितना था? 68,750 68,750 डिवाइड बाय 5 13,750 की अनलोडिंग आ रही है। क्लोजिंग स्टॉक है 13,750। ये मेरी फिफ्थ आइटम है और यहां मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकला है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 55,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट में नीचे ले गया और बाकी सारे खर्चे माइनस कर दूंगा इसमें से। 3,000, 2,000, 2,500, 3,500, 500, 3,000, 2,000, 38,500 मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अपनी आत्मा से पूछिए कितना इजी कर दिया है। कुछ नहीं करना, पहले ब्लैंक फॉर्मेट बना लें और उसमें आप एंट्री करते जाएं। और आपने मल्टीपल चॉइसेस भी देख ली, सब बातें देख ली। इस क्वेश्चन में लगभग सभी आइटम्स थी, आप देखें, और एक आध आइटम जो नहीं होगी वो छूट जाएगी। ये याद रखना, अनलोडिंग दो चीज़ों के अलावा सबकी होती है, सेल्स और सेल्स रिटर्न। सेल्स कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, और सेल्स रिटर्न चाहे वो डायरेक्ट टू हेड ऑफिस हो चाहे डायरेक्ट टू ब्रांच हो, दोनों की अनलोडिंग। सेल्स और सेल्स रिटर्न छोड़ के सबकी अनलोडिंग होगी। और नॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा। तो ये आपका इसमें मेन पॉइंट था। एक बार फिर बोल देता हूं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप पहले ब्लैंक फॉर्मेट बनाएं 4 अकाउंट्स का, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश और ब्रांच एडजस्टमेंट। फिर आप देखेंगे आपका कितनी तेजी से क्वेश्चन हो। क्विकली बना लिया करें और उसको फिर भर दें। जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएं तो भले साथ साथ बनाइएगा, पर स्टार्टिंग में ऐसे ही करिएगा जैसे मैंने बताया।